नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि हूती विद्रोही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने रिसेंटली रेड सी के अंदर इतना उत्पात मचाया है कि अमेरिका और ब्रिटेन के तमाम सेनाएं जो हैं वो वहां पर हूती विद्रोहियों के ऊपर हमला करने को तैयार है। तो आज हम लोग इस डिस्कशन में ये देखेंगे कि आखिरकार भारत का ट्रेड रेड सी से कितना होता है और भारत के एक्सपोर्ट पर या इंपोर्ट पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और अंत में हम लोग इसके सॉल्यूशन की भी बात करेंगे कि आखिरकार इसके सॉल्यूशन जो है वो क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस चीज को कवर किया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है वो इससे काफी हद तक प्रभावित हो सकता है और एक्सपोर्ट जो है वो लगभग 80% जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को इंपैक्ट करेगा। और खास तौर पर रेड सी एक ऐसी लोकेशन है, अगर यहां से ना गुजरा जाए तो फिर आप लोगों ने साउथ अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ गुड होप देखा होगा, वहां से गुजरने का दूसरा रास्ता है, लेकिन वो बहुत इतना लंबा है कि वहां से गुजरने के अंदर तो समय भी जाया होता है और बहुत पैसा भी लगता है। आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू किया गया है। अगर वाकई में आप लोग चाहते हैं इस एडिक्शन से बाहर निकलना तो जरूर आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, जिससे आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज हो सके। मतलब तस्वीर जो है वो बदलनी चाहिए। आप लोग जब भी इसको ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगे किस तरीके से आप पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकलने के बाद आपको वाकई में रियलाइज होगा कि आपका टारगेट, आपका ऑब्जेक्टिव जो है उसको कैसे अचीव आप लोग कर सकते हैं। बाब अल मंदेब एक वाटर स्ट्रेट है। बाब अल मंदेब वाटर स्ट्रेट को गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि यहां से जब भी कोई जहाज निकलता है तो जहाज के अंदर जितने भी लोग सवार होते हैं उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। बेसिकली बात यह है कि वहां पर अरब का एक मरुस्थल स्थित है। तो अरब जो डेजर्ट है वो दोनों तरफ स्थित है रेड सी के, और वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है और बीच में है रेड सी। तो मान के चलिए कि दोनों तरफ जो है टेम्परेचर हाई है और बीच में जब पानी भरा हुआ है तो वहां पर टेम्परेचर हाई होने के कारण वेपोराइजेशन होता है और वही वेपर जो है जब आंखों से टकराती है तो आंसू आने लगते हैं। इसलिए गेट ऑफ टीयर जो है वो बाब अल मंदेब वाटर स्ट्रीट को कहा जाता है। और ये वाटर स्ट्रीट जो है वो मेडिटेरियन सी और इंडियन ओशन को आपस के अंदर कनेक्ट करती है। सुएज कैनाल जो कि पहले तो नहीं थी, लेकिन 1869 के अंदर फिर इसको बिल्ड किया गया और तब से लेकर एक अल्टरनेट ट्रेड रूट जो है वो सुएज कैनाल बन चुका है। ये लगभग 26 किलोमीटर वाइड है। मतलब रेड सी जो है वो लगभग 26 किलोमीटर वाइड है, या हम लोग कहें कि सुएज कैनाल जो है वो रास्ता एक प्रोवाइड करता है। इट्स ए स्लिमेस्ट, बहुत पतला रास्ता है। दे फेस ड्रोन्स एंड मिसाइल फायर्ड बाय हूती रिबल्स। मतलब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो हूती विद्रोही हैं वो यहां पर ड्रोन से हमला करते हैं, मिसाइल्स का फायर करते हैं। और हूती विद्रोही का कंसर्न ये है कि जो भी शिप अगर रिलेट करता है इजराइल से उन तमाम पर जो है अटैक किए जाएंगे। आप लोग को पता होगा कि हाल ही के अंदर रेड सी से ही एक जहाज जो है वो निकल रहा था, उसको कैप्चर किया गया था हूती विद्रोही के द्वारा। और फिर अमेरिका का एक शिप जो है वो आता है रेड सी के अंदर और उस जहाज को जो है छुड़वाया जाता है। हाल ही के अंदर 12 जनवरी को भी ऐसी ही घटना जो है वो देखने को मिली है, लेकिन इस बार यूएस और ब्रिटेन जो है उन्होंने हूती विद्रोहियों के ऊपर यमन में जो है अटैक करना शुरू कर दिया है। दोनों ही जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, शुरुआत में बताता हूं आप लोगों को, बीजिंग जब ओलंपिक खत्म हुए थे उसके बाद में रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। यह युद्ध चल ही रहा था। इस दौरान ही जो है वो इजराइल हमास के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। 7 अक्टूबर 2023 की वो घटना जब नोवा फेस्टिवल इजराइल के अंदर हो रहा था, उस समय हमास के जो विद्रोही थे उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। इजराइल के अंदर जो बेकसूर लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। अब इजराइल जो है वो उसको वापस रिटेलिएट करता है और अब तक जो है वो युद्ध चल रहा है। इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इससे खफा है कौन? हूती विद्रोही, जो कि यमन के अंदर पाए जाते हैं। तो यमन के अंदर हूती विद्रोही ये कहते हैं कि भाई जो भी हमास के ऊपर या फिर पैलेस्टाइन के ऊपर जो अटैक करेगा वो हमारा दुश्मन रहेगा। इसीलिए इजराइल और इससे कॉन्टेक्ट रखने वाले जितने भी देश हैं, तमाम देशों को परेशान जो है वो हूती विद्रोही करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेड सी की लोकेशन देख लेते हैं। यहां पर आप लोग रेड सी देख सकते हैं, जिसको हम लोग आंसू की घाटी कह रहे हैं, गेट ऑफ टीयर्स कह रहे हैं। ये मेडिटेरियन सी है और ये अरेबियन सी है। दोनों को अगर एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो आपको रेड सी से ही गुजरना पड़ेगा। बोले सर गुजरना इतना जरूरी है क्या? देखिए, ट्रेड अगर करना है, व्यापार करना है, तो यहां से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर यहां से ना गुजरा जाए तो आपको एक अल्टरनेट रूट जो है वो ये वाला अपनाना पड़ता है, जो कि काफी लंबा है और समय भी काफी लगता है।
अगर हम लोग इसको और डीप मैप में देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि रेड सी यहां पर है, लेकिन जब सुएज कैनाल ओपन नहीं हुई थी, मतलब 1869 के अंदर इसको ओपन किया गया था, उससे पहले ये बिल्कुल बंद रास्ता था। फिर बाद में इसको ओपन किया गया और मिस्र देश का जो है इस पर अधिकार भी रहा है बहुत लंबे समय तक, है ना। ठीक है, अगर हम लोग हूती की बात करें तो हूती जो विद्रोही है, आप लोग ये ग्रीन के अंदर जो देख रहे हैं, यहां पर सारे जो है वो हूती विद्रोही हैं। ये रेड के अंदर जो आप लोग देख रहे हैं वो बेसिकली हैती, यानी कि यहां पर यमन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहां पर राज करते हैं। हूती जो विद्रोही है उनका मानना यह है कि यहां से जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो कहीं ना कहीं इनकी रजामंदी से होना चाहिए। और इनके जो अध्यक्ष हैं अब्दुल सलाम जहाफ, है ना, अब्दुल सलाम जहाफ जो है उस व्यक्ति का कहना यह है कि जो भी इजराइल के साथ में दोस्ती निभाएगा हम जो है उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो ये जो है वो ड्रोन से अटैक करते हैं, मिसाइल से अटैक करते हैं, और इसके वापस विरोध के अंदर, मतलब इनका रिटेलिएट, इनका जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं जो हैं वो रेड सी के अंदर तैनात हो चुकी हैं। ठीक है, अटैक्स आर फोर्सिंग बिग शिपिंग कंपनीज टू अवॉइड रेड सी सुएज कैनाल रूट एंड यूज द लॉन्गर कैप ऑफ गुड होप रूट टू गेट टू यूरोप। मतलब जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं उनको यहां पर एंट्री नहीं दी जा रही है रेड सी के अंदर। उनको कहा जा रहा है कि भाई आप ये जो है रूट मत अपनाओ, आपको कैप ऑफ गुड होप जो है वहां से जाना पड़ेगा। और कैप ऑफ गुड होप कहां पर है? साउथ अफ्रीका के नीचे से गुजरता है, और वहां से अगर गुजरा जाए तो लगभग आप लोग ये मान सकते हैं कि अबाउट 4000 टू 5000 नॉटिकल माइल्स जो है वो जर्नी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। 15 से 20 दिन जो है वो एक्स्ट्रा और लगने वाले हैं ट्रेवल के अंदर। तो कितना एक्सपेंसिव ये हो सकता है, और खास तौर पर जब हम लोग बात करते हैं ट्रेड की तो डिलीवरीज जो है वो कितनी डिलेड हो सकती है। ठीक है, यहां पर देखिए काफी सकरा रास्ता है, ये रेड सी का एरिया है, काफी सकरा रास्ता है। कई बार सुएज कैनाल के अंदर बहुत सारे जहाज जो है फंस जाया करते हैं। जैसे चाइना का एक शिप था, एवरग्रीन उसका नाम था, वो यहां पर स्टक हो गया था और लगभग 16-17 दिनों तक यहां पर जाम पड़ा रहा था। पूरी की पूरी सुएज कैनाल जो है वो यहां पर बंद हो गई थी। इसके साथ में अगर हम लोग देखें तो रेड सी कैनाल रूट कैरीज 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, मतलब पूरे विश्व का जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसमें 12% जो हिस्सा है वो कहां से होता है? सुएज कैनाल से होता है। एंड 20% ऑफ इंडिया, मतलब भारत के अंदर जो ट्रेड होता है उसका 20% जो है लगभग $1.1 ट्रिलियन वो कहां से होता है? रेड सी से ही होता है, सुएज कैनाल से होता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। अच्छा, ये क्या है? एक फास्टेस्ट सी रूट है। मतलब अगर मान लीजिए कि भारत को यूरोप से कनेक्ट करना है या फिर साउथ एशिया को यूरोप से कनेक्ट करना है, तो फिर सुएज कैनाल जो है वो एक बहुत बेहतरीन फास्टेस्ट रूट होता है, जो कि काफी हद तक जो पैसा खर्च होता है उसको बचाता है, समय की बचत करता है, और टाइमली जो डिलीवरीज होती है, जैसे आप लोगों को पता है कि फेस्टिवल सीजन के अंदर टाइमली डिलीवर्स करना जरूरी होता है, इसीलिए ये जो रूट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इट्स द मेन वे इंडियाज इंपोर्ट क्रूड ऑयल, मतलब अगर भारत को रशिया से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना है तो कहीं ना कहीं यही वे जो है, सुएज कैनाल वाला वे, इसी रूट को अपनाना पड़ता है। और अगर मान लीजिए ये इंपैक्ट करता है तो भारत के अंदर क्रूड ऑयल जो है उसके दाम भी काफी हद तक बढ़ सकते हैं। यहां पर अगर हम लोग देखें कि रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आखिरकार बेसिकली हूती जो रेबल्स हैं वो चाहते क्या है? वो ये चाहते हैं कि भाई इजराइल जो है उसका साथ देने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी देश हैं, उनको हम लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हूती सेज दे आर टारगेटिंग शिप्स गोइंग टू इजराइल, जो भी इजराइल पोर्ट्स के ऊपर जा रही हैं। और वहां पर देखिए गाजा को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है हूती, क्योंकि कई बार जैसे अरब के वॉर्स वगैरह छिड़े हुए हैं, उससे काफी इंपैक्ट जो है वो हुआ है यमन। तो गाजा रिसीव्स फूड एंड मेडिसिन, हाउएवर मोस्ट शिप्स दे आर अटैक आर नॉट हेडेड फॉर इजराइल, नो नॉर आर नॉट दैट इजराइल ऑन, मतलब जो इजराइल ऑन नहीं है उनको कोई भी जो है वो छेड़खानी नहीं करता है। हूतीज आर टारगेटिंग अ की ट्रेड रूट टू गेन लेवरेज इन देयर फाइट अगेंस्ट यमनी गवर्नमेंट एंड द साउदी लेड कोलिशन, मतलब बेसिकली वो टारगेट करना चाह रहा है उस ट्रेड रूट को, ताकि वो खास तौर पर यमन की जो सरकार है उसको भी कहीं ना कहीं जवाब दे सके। अटैक्ड शिप फ्रॉम 35 कंट्रीज विथ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, बेसिकली लगभग ये मान के चले कि दिसंबर के महीने में 35 कंट्री के जो जहाज थे उनके ऊपर अटैक हूती विद्रोही ने किया था। अगर हम लोग इंडिया के ट्रेड के ऊपर इंपैक्ट देखें तो इंक्रीज हुआ है शिपिंग कॉस्ट, जो कि 40 से 60% है। देखिए रेड सी के ऊपर बार बार ये अटैक हो रहे हैं,
स्वेज कैनाल को बंद किया जा रहा है या फिर वहां पर भी जो है वो हेलीकॉप्टर से अटैक हो रहे हैं, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, तो भारत के अंदर शिपिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है लगभग 40 से 60%, ये मान के चलिए। यानी कि पहले जो कॉस्ट $500 हुआ करती थी, उसकी कॉस्टिंग जो है वो आफ्टर क्राइसिस $2000 पहुंच चुकी है। $2000 जो है वो पहुंच चुकी है। मतलब एक जहाज जहां पे $2000 में गुजर सकता था, वो 1,60,000 रुपए जो है उसकी कॉस्टिंग आती है। तो यहां पर क्या होता है कि ट्रेड जो है वो काफी हद तक हमको भारी पड़ता है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमारे लिए सबसे महंगी बात क्या है कि हमारे लिए ट्रेड जो है वो काफी महंगा हो चुका है। ठीक है, और कंटेनर जो है उनकी रेट भी काफी हाई हो चुकी है, $1500 के आसपास। एक्सपोर्ट क्रेडिट कम गारंटी कॉर्पोरेशन, बेसिकली क्या होता है कि वहां से जो भी शिप गुजर रहे हैं उनका इंश्योरेंस होता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग सड़क के ऊपर कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वहां पर भी हम अपनी कार और बाइक के इंश्योरेंस के साथ में निकलते। कल कोई दुर्घटना होती है, कोई भी मान लीजिए कि वहां पर एक्सीडेंट होता है, तो उसका क्लेम जो है हम लोग ले सके। वैसे ही क्या होता है कि रेड सी से या फिर सुएज कैनाल से जितने भी जहाज निकल रहे हैं उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी भी विद्रोही ने वहां पर जहाज को लूट लिया है, तो उसका इंश्योरेंस अगर है तो उस समय कंपनी जो है वो बेसिकली क्या करती है, उनको इंश्योर्ड करती है और पैसे वापस रिटर्न कर देती है। लेकिन मान के चलिए कि किसी भी वस्तु की कीमत, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी कीमत ₹100 है, लेकिन इंश्योरेंस के तहत उसकी केवल ₹20 ही जो है वो इंश्योर्ड किया जा रहा है, तो ₹80 का घाटा जो है उस व्यक्ति को हो सकता है। तो मेनली प्रॉब्लम यही आती है कि जो प्रोडक्ट है वो काफी हाई वैल्यू का है ना, लेकिन उसकी इंश्योरेंस जो क्वालिटी है, इंश्योरेंस जो प्राइस है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी रिस्क नहीं लेती है। तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, प्राइस आर लो वैल्यू हाई वॉल्यूम गुड्स, मतलब गुड्स बहुत ज्यादा है लेकिन इनकी लो प्राइस के अंदर क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि वहां पर बहुत डिफिकल्टीज है। ठीक है, दीज लो वैल्यू बट हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड अ थिन प्रॉफिट मार्जिन। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इस रिस्क को बियर कर ही नहीं सकती हैं। टाइम सेंसिटिव एक्सपोर्ट, अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे दीपावली आ गई, तो दिवाली पर क्या होता है कि बहुत सारे जो कंपनीज वगैरह हैं वो सेल निकालते हैं, लेकिन सेल जिन कपड़ों पर निकल रही है, गारमेंट्स पर निकल रही है, प्रोडक्ट्स पर निकल रही हैं, वो बाहर से अगर इंपोर्ट हो रहे हैं तो वो टाइमली जो है इंपोर्ट होने चाहिए। अगर वो टाइमली इंपोर्ट होते हैं तब तो कंपनी का फायदा है। अगर वो बाद में डिलीवर होते हैं, मान लीजिए सेल निकल गई उसके बाद में डिलीवर हो रहे हैं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। खास तौर पर हम लोग सीजनल फैशन आइटम्स की बात करें तो उनका बहुत अच्छे से टाइमली जो है डिलीवर होना जरूरी है, इसलिए कोई भी जो है वो रिस्क नहीं लेता है। एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस जो है भाई, बासमती जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप के अंदर, लेकिन वो भी अगर टाइमली डिलीवर नहीं हो पाएगा तो वो काफी ज्यादा हैम्पर करेगा इस रूट को। तो भारत को जो है वो बहुत नुकसान हो सकता है। और मेनली अगर हम लोग बात करें तो जो टाइम स्पेशल डिलीवरी है उसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, डिस्टर्बेड द सम ऑफ ऑल पार्ट्स, मतलब मान लीजिए कि आपकी एक कार है और कार का इंजन कहीं और से आ रहा है, कार के ब्रेक्स कहीं और से आ रहे हैं, कार की सीट्स कहीं और से आ रही है, लेकिन मान लीजिए कि गाड़ी का कोई पार्ट ऐसा है जो कि रेड सी से आना है, मतलब यूरोप से जो है वो पहुंचना है इंडिया के अंदर, बाकी आप तो और कहीं से असेंबल कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, लेकिन जो पार्ट आना है यूरोप से, भारत के अंदर से हम लोग फॉक्सवैगन की बात करें, जर्मनी की कंपनी है, तो वहां से मान लीजिए इंडिया में आ रही है, तो कोई भी पार्ट अगर मान लीजिए डिले होता है तो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जो है वो रुका पड़ा रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम लोग पार्ट्स की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल के टर्बो चार्जर है, तो टर्बो चार्जर जो है वो हम लोग यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, अगर वो डिले होता है तो द होल फैक्ट्री माइट हैव द स्टॉप, मतलब पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है वो रुकी रहती है कि यार कब जो है टर्बो चार्जर आएगा तब हमारी जो कार है वो कंप्लीट होगी। तो ऐसे कई सारे कंसर्न हैं जो कि अभी रेड सी के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर ऑयल इंपोर्ट्स की बात करें तो इराक है, सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, ये बेसिकली 55% ऑफ इंडियन क्रूड ऑयल जो है वो क्या करते हैं, यानी कि इंडिया जो है यहां से इंपोर्ट करता है 55%, और उनका रूट जो है वो सुएज कैनाल से ही है। तो भारत को सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ने वाला है, मतलब देखिए यहां से तो हमको सुएज कैनाल की जरूरत नहीं है, इनके अंदर तो इराक में, सऊदी अरब में, यूएई में, कुवैत में, इनमें तो हमको जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन जो पर्शियन गल्फ है
यहां पर इस रूट को हम लोग जो है वो एक्सेस करते हैं। सप्लाईज फ्रॉम रशिया, अब रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी जो रूट होता है वो बेसिकली स्वेज कैनाल का ही होता है। अगर वो डिले होता है या फिर नहीं होता है तो हमारे लिए क्रूड ऑयल की जो दाम है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। लेकिन बस बात यह है कि आखिरकार इंडिया जो है इस चीज को कैसे एंश्योर करे, इसके लिए इंडिया के पास में क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन जो है वो हम लोग यहां पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि नेगोशिएशन टू गेट रशियन ऑयल फ्रॉम नॉन स्वेज कैनाल रूट। मतलब पहली बात तो यह है कि हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, अब हमको स्वेज कैनाल के एक अल्टरनेट के रूप में रशिया से बात करनी चाहिए कि हम लोग जो है वो दूसरा सी रूट जो है वो क्या अपना सकते हैं। फिर है कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विथ ऑल वेस्ट एशियन कंट्रीज, मतलब जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, है ना, पश्चिमी एशिया के देश हैं, उनके साथ में क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन करना चाहिए ताकि हमको ट्रेड को लेकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेफ्टी जो है इसको इंश्योर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यमन की बात करें तो अगर भारत वहां पर अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो उनके साथ में हम लोग सेफ्टी को लेकर एक कंसर्न जो है वो रख सकते हैं कि आप हमें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को हैम्पर ना करें। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिकंस्ट्रक्शन मटेरियल टू यमन। मतलब यमन के अंदर भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर यमन के अंदर उनसे अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमारा जो ट्रेड है उसको कोई भी इंपैक्ट ना हो। तो बेसिकली कुछ सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा देखिए, इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। द रेड सी सिचुएशन ए कॉम्प्लेक्स चैलेंज फॉर इंडियाज ट्रेड, पर्टिकुलरली अफेक्ट सेक्टर्स विथ लोअर मार्जिन दैट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इंक्रीज कॉस्ट। मतलब जो लो मार्जिन वाले सेक्टर हैं, है ना, उनके लिए अगर मान लीजिए कि ट्रेड काफी महंगा पड़ता है तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंपोर्ट है या फिर एक्सपोर्ट है वो दोनों ही इससे काफी ज्यादा जो है हैम्पर कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि यूएस और ब्रिटेन जो है वो इस जंग में उतर चुके हैं। तो एक तरफ हूती विद्रोही हैं, दूसरी तरफ यूएस और ब्रिटेन है। खासतौर पर ये मान के चले कि पूरे विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे देश जो है वो अभी युद्ध के अंदर उलझे हुए हैं। भारत जो है वो अभी से थोड़ा सा दूर है, लेकिन हो सकता है भविष्य के अंदर संभावनाएं लग रही हैं कि भारत भी जो है वो किसी ना किसी वॉर के अंदर जरूर इन्वॉल्व हो सकता है। क्योंकि देखिए जितने भी इकोनॉमिक कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी हाई है वो धीरे धीरे किसी ना किसी युद्ध के अंदर जो है वो उतर ही जाते हैं। जैसे आप अपनी स्थिति पर सोचने की कोशिश कीजिए कि जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप किसी के साथ में कोई इंटरप्शन नहीं करते हैं, लेकिन आप जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो उस समय आप जो है वो बहुत ज्यादा एडवाइजरी बन जाते हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो भारत के साथ में भी कुछ ऐसा ही जो है वो हो सकता है। चलिए, ये तो पूरा पूरा लेक्चर था। आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। यहां पर आप लोगों को 75 डेज तक डेली जो है वो चैलेंज दी जाएंगे और 75 टेक्निक जो है वो आप लोग को बताई जाएंगी ताकि आप लोग इस पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकल सके। आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। जब भी आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए, टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग मुझे यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।